नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीर दुबे। हमेशा की तरह फिर से एक बार आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं अगला भाग लेकर के भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम जिस किताब को रेफरेंस में ले रहे हैं वो किताब आप सब लोगों को मालूम है, स्पेक्ट्रम है, आधुनिक भारत का इतिहास। और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम 31वें भाग में यानी 31st पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम विद्रोहों की लगातार बात कर रहे हैं जो 1857 से पहले के विद्रोह हैं। इन विद्रोहों में आगे बढ़ते हुए यदि हम देखें तो कई सारे विद्रोहों को हमने पढ़ा था। अगर हम अंतिम तौर पर देखें तो हमने आप लोगों को जनजातीय विद्रोहों में वहाबी आंदोलन के बारे में पढ़ाया था। आज हम फिर से इसी तरीके के कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इकाई 3 का भाग है। कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ते द्वेष का ये परिणाम है। इस बढ़ते द्वेष को हम लोग देखेंगे किस तरीके से तमाम सारे क्षेत्र में इस तरीके के ब्रिटिशर्स के विरुद्ध विद्रोह हुए। इन सब लेक्चर्स के PDFs आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके, जो कि है विरत दुबे 01। आप सर्च करोगे या फिर आप सीधा से स्कैन करके भी डायरेक्टली जुड़ सकते हो। और आप अपने सामाजिक विचार हमसे शेयर कर सकते हैं या फिर तैयारी को लेकर के कोई संशय है आपके मन में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इकाई 3 है कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता द्वेष। महत्वपूर्ण विद्रोहों में आज हम पढ़ने वाले हैं जिन विद्रोहों को, उनके नाम हैं ये कूका एवं मुंडा आंदोलन। इन आंदोलनों या इन विद्रोहों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में ही मैं कूका आंदोलन के बारे में चर्चा करने वाला था, परंतु क्योंकि ये आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है और समय कम बचा था तो हमने बोला था कि आपको अगले सेशन में इसके बारे में बताया जाएगा। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, साथ ही उसमें हम मुंडा आंदोलन को भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 11 मार्च से बैच 2 प्रारंभ हो चुका है सफलतापूर्वक, जिसमें जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं ललिता दहिया मैम के द्वारा। और आपने अभी तक यदि अगर इसमें एडमिशन नहीं लिया है तो शीघ्रता करें, क्योंकि यह बैच 11 तारीख से शुरू हो चुका है। एडमिशन लेने के लिए आप हमारे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, विरद लाइव, VIRADLIVE। इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप कैपिटल में, स्मॉल में, किसी भी तरीके से लिखिए। और एडमिशन कैसे लें इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक लेक्चर बना के दिया था। अगर किसी को समस्या आ रही हो तो कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। 10-15 मिनट का वीडियो है। ठीक है, तो अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 18,999 में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के रूप में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो जरूर इस बैच में एडमिशन लेने का अगर आप विचार कर रहे हैं तो विलंब ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर की। और आज का आंदोलन जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कूका आंदोलन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कूका आंदोलन। और फिर हम अगले आंदोलन की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कूका आंदोलन। कूका आंदोलन मेरे ख्याल से जितने भी लोग ट्रूली अगर हम देखें, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी ने ठीक तरीके से इसकी तैयारी करते समय इसको पढ़ा, सुना जरूर होगा एटलीस्ट। तो आज उसको हम ठीक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे आपको। 1863 से 1872 के बीच में इसका टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं। 1863 से 1872 के बीच में इस आंदोलन की इंपॉर्टेंस आपको दिखाई देती है। और इसके क्या प्रमुख कह सकते हैं कि कारण रहे थे या फिर क्यों यह आंदोलन हुआ, उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम कूका आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत, वैसे तो आपने नाम सुना होगा राम सिंह कूका का, लेकिन हम राम सिंह कूका से थोड़ा सा और पहले चलते हैं। 1840 में आरंभ हम इसका जो है 1840 से करते हैं। 1840 में एक नाम आपको ध्यान रखना है, भगत जवाहर मल का। क्या नाम याद रखना है? भगत जवाहर मल। ये नाम आपको याद रखना है एक। यहां से हम थोड़ी सी शुरुआत करेंगे, यहां से बढ़ते हुए हम आगे चले जाएंगे। इन्हीं भगत जवाहर मल को सेन साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? सेन साहब। सेन साहब कह लीजिए आप, या फिर इन्हीं को आप भगत जवाहर मल कह लीजिए, एक ही बात है। और ये मतलब अगर हम देखें तो आंदोलन शुरुआत जब हो रही है तो ये एक धार्मिक आंदोलन है। ठीक है, और ये पश्चिमी पंजाब से शुरू किया गया था। वेस्टर्न पंजाब का जो जगह है, पश्चिमी पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। पश्चिमी
पंजाब से, ये एक धार्मिक कह सकते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन है। धार्मिक सुधार आंदोलन इस रूप में शुरू किया गया था, लेकिन आगे चल करके इसी धार्मिक सुधार आंदोलन ने एक राजनीतिक रूप लिया था। सेन साहब के बाद अगर हम जिस व्यक्ति का नाम लेंगे तो वो उनके शिष्य थे जिनका नाम था बालक सिंह। तो इस आंदोलन को, इस धार्मिक सुधार आंदोलन को आगे जो रूप दिया है वो किसने दिया है? वो बालक सिंह ने दिया है। ठीक है, जैसे हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो पश्चिमी पंजाब का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रभाव भगत जवाहर मल के समय में देखने को मिलता था। उसी के पश्चात या उन्हीं के पश्चात बालक सिंह ने भी इसको और आगे बढ़ाया और इन्होंने जो सेंटर चुना वो जो मतलब इस आंदोलन का जो मुख्यालय या सेंटर के तौर पर अगर हम बात करें तो ये उत्तरी पश्चिमी सीमांत जो क्षेत्र था वहां पर चुना था। पंजाब के उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में एक जगह थी हजारा। ठीक है, तो इन्होंने जो स्थान चुना है वो कौन सा चुना है? हजारा। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत है। ठीक है, वहां पर हजारा में इन्होंने इस आंदोलन को प्रमुख तौर से चलाया। ये बालक सिंह की बात कर रहा हूं मैं, और बालक सिंह जो हैं वो भगत जवाहर मल जी के शिष्य हैं, मतलब उनके बाद आने वाले व्यक्ति हैं। और ये भी आंदोलन शुरुआत में धार्मिक तौर पर ही चलाया गया, धार्मिक सुधार के तौर पर ही चलाया गया। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि समाज सुधार, धार्मिक सुधार से जो ये आंदोलन प्रेरित हुआ करते थे वो बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए। तो राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित होने का जो रीजन है वो वही है, तथाकथित रूप से अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स के अत्याचारों के विरुद्ध जो अंग्रेजों द्वारा जो तमाम सारे क्षेत्रीय जनजातीय लोग हुआ करते थे उनके मामलों में, उनके निजी मामलों में हस्तक्षेप, जो ब्रिटिश हस्तक्षेप था, औपनिवेशिक हस्तक्षेप जो था, उसी के विरुद्ध में ये सारे आंदोलन चलते थे। तो ये आंदोलन का धार्मिक से राजनीतिक होने का कारण भी यही है, और स्वाभाविक सी बात है इसी कारण इस धार्मिक आंदोलन का राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित होने के बाद लक्ष्य भी यही रहा कि ब्रिटिशर्स को इनके जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से बाहर निकाला जाए। तो ये उनका लक्ष्य हो गया। इन्हीं बालक सिंह के शिष्य थे जिनका नाम था राम सिंह। इन्हीं बालक सिंह के शिष्य थे जिनका नाम था राम सिंह, जिन्हें आप राम सिंह कूका के नाम से जानते हैं, राम सिंह कूका। ठीक है, तो ये किसके शिष्य हैं? ये बालक सिंह के शिष्य हैं, और इनको गुरु गोविंद सिंह का अवतार माना जाने लगा। इनको किसका अवतार माना जाने लगा? गुरु गोविंद सिंह का अवतार माना जाने लगा। तो जब इनको गुरु गोविंद सिंह का अवतार माना जाने लगा तो इनकी भी कह सकते हैं जो धार्मिक मान्यता थी वो भी काफी ज्यादा प्रसिद्धि के तौर पर आ गई, और इन्हीं के नेतृत्व में वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो जो कूका आंदोलन का जो फेम है वो इन्हीं के समय में बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन क्योंकि धर्म से रिलेटेड ये भी थे, इन्होंने भी अपने गुरु का पालन किया जैसे इन्होंने अपने गुरु का पालन किया था। तो ये शुरुआत से अगर हम देखें तो शुरुआत से प्रारंभिक रूप जो है इस आंदोलन का वो धार्मिक और सामाजिक सुधार है। लेकिन बालक सिंह और राम सिंह के समय में अगर हम देखें तो ये आंदोलन तेजी से परिवर्तित होने लगता है राजनीतिक आंदोलन में, और इसका मुख्य कारण जो है औपनिवेशिक इंटरफेरेंस ही है, और इसका विरोध इन आंदोलनों ने किया। राम सिंह के समय में जगह जगह पर विद्रोह होने लगे। इनके जो शिष्य हुआ करते थे, राम सिंह कूका जी के जो शिष्य हुआ करते थे, ये शिष्य धार्मिक रूप से तो मजबूत होने ही लगे थे, साथ ही साथ इन्होंने युद्ध का प्रशिक्षण वगैरह जो था वो भी लेना शुरू कर दिया था। जगह जगह अंग्रेजों से कैसे टक्कर लेनी है इस चीज के इन लोगों ने कह सकते हैं कि कैंपेनिंग करनी शुरू करी या प्रशिक्षण लेना शुरू किया, ट्रेनिंग वगैरह जो है इनकी शुरू हो जाती है, और ये अंग्रेजों से के ऊपर कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे करके हावी होने लगते हैं। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने रिएक्शन किया, क्योंकि राम सिंह के समय में ये बड़ी तेजी से प्रशिक्षण लेना, अंग्रेजों को के ऊपर दबिश डालना, उन्हें हराना, उन्हें मारना, उन्हें परेशान, मतलब इस तरीके से करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो ये अंग्रेज इनसे परेशान हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रत्युत्तर में अंग्रेजों ने भी कुछ काम किए होंगे।
1863 आते आते तक इस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो मार्ग निकाला या रास्ता जो निकाला वो ये था कि इनके लीडर को ही पकड़ लिया जाए। लीडर खत्म हो जाएगा तो जो नेतृत्व करता है जो वो पकड़ लिया जाएगा तो आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। 1863 में राम सिंह को जो है वो नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? 1863 में 1863 में राम सिंह को अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया? अंग्रेजों द्वारा नजरबंद कर दिया गया, पकड़ लिया गया एक तरीके से, और इन्हें गुमनामी जगह पर कहीं पर रख दिया गया, कर दिया। तो ये हो जाने के पश्चात 1863 में जब ये कांड हुआ, 1863 में जब इन्हें पकड़ लिया गया, तो थोड़ा ये आंदोलन कमजोर निश्चित तौर पर हुआ, नेतृत्व विहीन होना शुरू हो गया। और जब क्योंकि इनके फेमस लीडर को पकड़ लिया गया था, इन्हें नजरबंद कर लिया गया था, तो इन सब चीजों को देखते हुए तो इनके जो समर्थक थे उन्होंने इस आंदोलन को और तेजी से बढ़ा दिया। नेतृत्व विहीन जरूर हुआ, लेकिन कुछ ही समय पश्चात जो है इस आंदोलन में फिर से तीव्रता देखने को मिली। और 1869 में 1869 में राम सिंह फिर से प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं और फिरोजपुर में उन्होंने एक समग्र और बड़ा विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो शुरू किया। इसी विद्रोह को कूका आंदोलन के रूप में जाना जाता है, कूका विद्रोह के रूप में जाना जाता है। अब ये कब हुआ? 1869 में, इस गिरफ्तारी के बाद 1869 में नजरबंदी से मुक्त होकर के फिरोजपुर से इन्होंने क्या किया? फिरोजपुर, यहां से इन्होंने क्या किया? कूका विद्रोह किया, कूका विद्रोह। अब ये प्रत्यक्ष इनके नेतृत्व में ये शुरू हुआ। अब अंग्रेजों ने कहा कि यार पकड़ने से काम नहीं चलेगा, अब दमनकारी जो प्रक्रिया है वो चलनी पड़ेगी, क्योंकि कूकाओं ने जो ये आक्रमण किया था मुख्य रूप से अंग्रेजों की जो उस समय की प्रमुख स्थल हुआ करते थे उसको तोड़ मरोड़ दिया था एकदम। 1869 में फिरोजपुर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1869 में फिरोजपुर को टारगेट बनाया गया, फिरोजपुर। आगे चल करके 1871 में एक पंजाब में एक जगह हुआ करती है मालोड़, मालोड़, इसको इन्होंने अपना टारगेट बनाया। साथ ही साथ मालेर कोटला को भी, मालेर कोटला, इसको भी इन्होंने अपना क्या बनाया? अपना केंद्र बनाया। तो ये तेजी से क्या हो गया? यहां पर विद्रोह तेजी से फैलना शुरू हो गया। और इन रियासतों पर जब कूका विद्रोहियों का आक्रमण हुआ तो इनका जवाब देने के लिए अंग्रेजों ने बहुत ही दमनकारी और बहुत ही हम कह सकते हैं कि ममतापूर्वक, निर्मम तरीके से इन विद्रोहों को दबाने का प्रयास ब्रिटिशर्स ने किया। निर्ममता का यदि अगर हम आपको उदाहरण दें तो 17 जनवरी 1772 की बात है। 17 जनवरी 1772 तकरीबन 50 कूका आंदोलनकारियों को या 50 कूका विद्रोहियों को ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, निर्दयता का इतना जघन्य उदाहरण शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। इन 50 विद्रोहियों को तोप के मुंह पे बांध दिया गया और बांध करके उड़ा दिया गया। चिथड़े उड़ गए शरीर के, और उन उड़ते हुए चिथड़ों को देख करके ये ब्रिटिशर्स खुश होते थे। ये इनके लिए खेल था। यहीं तक अत्याचार नहीं रुका। 18 जनवरी को फिर से, अगले ही दिन फिर से तकरीबन 16 के आसपास जो कूका आंदोलनकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया और उनके साथ भी यही जघन्य अपराध किया गया। और यह सब काम किया गया था अंबाला डिवीजन के
कमिश्नर हुआ करते थे जिनका नाम था फॉस्मिथ। अंबाला डिवीजन, अंबाला डिवीजन का कमिश्नर था, अंबाला डिवीजन का कमिश्नर जिसका नाम था फॉस्मिथ, उसने ये काम किया था। और साथ ही साथ लुधियाना डिवीजन का भी एक कमिश्नर था जिसका नाम था लुधियाना, लुधियाना डिवीजन। लुधियाना डिवीजन के अगर हम कमिश्नर की बात करें तो इसने भी यही काम किया था जिसका नाम था कॉलन, कॉवन। ठीक है, तो कॉवन और फॉस्मिथ ने इस तरीके के मतलब इन लोगों के साथ में ये भयंकर अत्याचार किए थे। अब आप बताइए, राम सिंह कुका को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था 1872 में और उन्हें गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया था रंगून। 1872 में राम सिंह को गिरफ्तार कर, राम सिंह को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया। यही आंदोलन जो है आपका क्या कहलाता है, यही आंदोलन आपका कूका आंदोलन कहलाता है। वहीं पर इनकी जो है आगे चल करके 1885 में इनकी यही रंगून में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये था राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया कूका आंदोलन, जिसको जब सीधे युद्ध के तौर पर ब्रिटिशर्स नहीं हरा सके तो उन्होंने अत्याचार का सहारा लिया और फिर तमाम सारे कूका विद्रोही को मारे गए। तो ये था आपका कूका आंदोलन। कूका आंदोलन में मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं, आप लोगों ने नामधारी सिख समुदाय का नाम सुना होगा। नामधारी सिख समुदाय, सिख संप्रदाय, ये नाम सुना होगा। तो क्योंकि यहां पर राम सिंह कूका का नाम आ रहा है तो नामधारी सिख संप्रदाय भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। 14 अप्रैल 1857, 14 अप्रैल 1857 इस समय इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। किन्होंने करी थी, ये लुधियाना में करी थी इसकी स्थापना, लुधियाना में राम सिंह कूका ने की थी। किसने की थी, राम सिंह कूका। तो ये छोटा सा एक पॉइंट और था जो कि आपको यहां पर याद रखना चाहिए। अदरवाइज तो ये आपका इंपॉर्टेंस जो है वो मैंने आपको यहां तक दिखा दिया है। ये प्रमुखता से इस आंदोलन को आपको याद रखना है, ये प्रमुख चरण है इसके। ठीक है, चलिए अब हम आज के दूसरे प्रमुख आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है, तो हमने एक तो आपको कूका आंदोलन भी पढ़ाया, अब हम लोग जो है मुंडा विद्रोह या मुंडा आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। मुंडा विद्रोह या इसी को आप लोग मुंडा आंदोलन के तौर पर जानते हैं। मुंडा विद्रोह या मुंडा आंदोलन 1895 से 1901 के बीच में प्रमुख गतिविधियां इसकी दिखाई देंगी। 1895 से 1901 के बीच में प्रमुख रूप से इसकी गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव 1908 तक आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे और नाम आप देख रहे हैं मुंडा विद्रोह। अब स्वाभाविक सी बात है कि कई सारे लोग इस आंदोलन के बारे में फिर से कुछ ना कुछ जानते होंगे और इस मुंडा के नाम के बारे में भी कुछ ना कुछ सुना होगा, लेकिन इन विद्रोहों को या इस विद्रोह को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें उलुग खनी नाम बहुत प्रसिद्ध है। इसी को हम लोग उलुग खनी विद्रोह कहते हैं, विद्रोह, या कहीं कहीं इसी उलुग खनी को उल्लगू खनी ऐसे भी लिखा जाता है, विद्रोह ये नाम भी दिया जाता है। ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उल्गू खनी है ना, उल्गू खनी या उलुग खनी विद्रोह ऐसे नाम से इसको जाना जाता है। कई जगहों पर इसको मुंडा आदिवासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत अगर हम देखेंगे तो वो सरदारी विद्रोह के रूप में हुई, इसलिए इसको सरदारी विद्रोह भी कहते हैं। सरदारी विद्रोह के रूप में भी इसको जाना जाता है, जिसमें
मुंडा, बिरसा मुंडा का नाम जुड़ता है। ठीक है, और ये तमाम सारे जो है इस तरीके के नाम, इसको हम लोग महाविद्रोह की संज्ञा भी देते हैं, महाविद्रोह, महाविद्रोह, और ये महाविद्रोह था भी। ठीक है, तो ये तमाम सारे नामों से इस आंदोलन को हम लोग जानते हैं। अब हम इसमें दो तीन चीज समझेंगे कि एक तो ये मुंडा क्या है, और इसमें एक नाम प्रसिद्ध आंदोलनकारी का आएगा, बिरसा जी का। तो वो बिरसा जी कौन थे, इन दोनों लोगों के बारे में समझेंगे, और इस आंदोलन को क्यों चलाया गया था उसके बारे में समझेंगे। तो पहले मुंडा की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये समझने का प्रयास करें कि मुंडा कौन है, तो मुंडा जो है ये एक आदिवासी जनजाति है। ये क्या है, आदिवासी जनजाति है, जिसे आप मुंडा के रूप में जानते हैं। मुंडा एक आदिवासी जनजाति, और मुंडा जो कि आदिवासी जनजाति है, ये उस समय, अब आज तो आपने देखा है कि बिहार विभाजित हो चुका है, लेकिन तब बिहार विभाजित नहीं था। तो बिहार का ये जो मुंडा आदिवासी हैं, ये कहां के हैं, ये बिहार के जो छोटा नागपुर की जो पहाड़ी हुआ करती थी, छोटा नागपुर का जो पठार है, पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, आपने जरूर सुना होगा छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो जो छोटा नागपुर पठार का जो वहां का जो रांची का हिस्सा है, रांची जहां पर पड़ता है, उसी रांची के दक्षिणी भाग में इनका निवास होता था। रांची के दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग के निवासी थे। अगर हम ये जानने का प्रयास करें कि कहां से बिलोंग करते हैं, तो इनकी बिलोंगिंग जो है वो बिहार, तत्कालीन बिहार, छोटा नागपुर पठार के पास में, रांची के दक्षिण में इस समय अगर हम मिलते हैं, देखें तो मिलेगी। तो ये मैंने आपको एक पहचान बताई कि ये मतलब ये मुंडा कौन है। अब आपको मालूम है कि ये बिहार से अलग हो चुका है, छोटा नागपुर का ये जो हिस्सा है ये अब अलग हो चुका है। आप लोगों ने सुना होगा भारतीय संसद के द्वारा एक बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 लाया गया था। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, ये भारतीय संसद द्वारा लाया गया है ना, भारतीय संसद द्वारा। और अब इसकी बात हम यहां पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि उस समय बिहार में था, लेकिन वर्तमान सिचुएशन इसकी ये है, या वर्तमान स्थिति इसकी ये है कि इसी अधिनियम के द्वारा 15 नवंबर वर्ष 2000 को बिहार से यह हिस्सा अलग कर दिया गया था, और इसे काट करके एक नए राज्य की स्थापना की गई थी, जिसे झारखंड कहा गया था। कब किया गया था, 15 नवंबर वर्ष 2000 को इसको क्या कर दिया गया, झारखंड बनाया गया, झारखंड। यही जो हिस्सा है, यही अब हिस्सा किसमें चला गया है, ये झारखंड में चला गया है। तो वर्तमान झारखंड कह लीजिए या तत्कालीन बिहार का हिस्सा कह लीजिए, वहां से ये मुंडा विद्रोह शुरू हुए। मुंडा वहीं के निवासी हुआ करते थे। वर्तमान का जो झारखंड का हिस्सा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो छोटा नागपुर का पूरा पठार आता है, संथाल परगना के जो क्षेत्र हैं वो इसमें आते हैं। झारखंड के उत्तर की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि बिहार के दक्षिणी हिस्से, मैंने आपको बताया रांची के दक्षिणी भाग में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि झारखंड बिहार के दक्षिण में है, तो रांची वाला जो हिस्सा है वो झारखंड में ही आ जाता है। और ये मतलब बिहार का दक्षिणी प्रांत हो गया। अगर हम पूर्व में देखें तो इसके पश्चिम बंगाल पड़ता है। पश्चिम में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये स्टेट्स पड़ते हैं, और दक्षिण में अगर हम देखेंगे इस राज्य के दक्षिण में तो उड़ीसा राज्य है। तो ये वर्तमान स्थिति है इसकी। बहरहाल, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बीच में नाम आया और मुंडा विद्रोह बिहार को मैं थोड़ा सा बताया था, बिहार का वो हिस्सा जो अब अलग हो चुका है बिहार से, उसको झारखंड के रूप में पहचाना जाता है अब। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी जो करंट की चीज है वो जोड़ करके आपको बता दी। बहरहाल, अगर हम बात करें तो ये मुंडा विद्रोह इस जगह पर, जिसे आप बिहार का आंदोलन कह लीजिए या झारखंड का आंदोलन कह लीजिए, एक ही बात है। ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ, मतलब ये मुंडा विद्रोह क्यों शुरू हुआ, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके प्रमुख कारणों में सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो जनजाति थी,
स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों किए? क्योंकि इन्होंने नई भू राजस्व व्यवस्था इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने। तो उससे दिक्कत ये थी कि इनकी जो पारंपरिक भू राजस्व व्यवस्था थी, अब इनकी पारंपरिक भू राजस्व व्यवस्था की अगर हम बात करें, मुंडा क्षेत्र की पारंपरिक जो भू राजस्व व्यवस्था है, पारंपरिक भू राजस्व व्यवस्था, इस भू राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिशर्स ने समाप्त कर दिया था। इसे खूंटकट्टी के नाम से जाना जाता है, या मुंडारी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? खूंटकट्टी, या इसी को आप मंडारी के नाम से जानते हैं। ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को समाप्त करके ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज जो हैं, इसकी जगह पर नई भू राजस्व व्यवस्था लेकर के आए थे। अंग्रेजों की नई भू राजस्व व्यवस्था थी। राजस्व व्यवस्था जो थी वो यहां पर आई, और ये जो नई भू राजस्व व्यवस्था आई थी, इसके के बारे में मालूम है कि यहां के जो व्यक्तिगत भूस्वामी हुआ करते थे, मतलब जो भू मालिक हुआ करते थे इन जनजाति क्षेत्रों के, उन भू मालिकों को भूमि मालिकों के पद से जो है वो हटा दिया गया। तो व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली जो व्यवस्था थी, उसको जो है हटा करके एक नया व्यवस्था जो है यहां पर ला करके इन्होंने दिया था, ब्रिटिशर्स ने दिया था। और इसी से नाराज होकर के इसी के खिलाफ जो है, इसी व्यवस्था के खिलाफ जो है ये विद्रोह हुए। इसी व्यवस्था के खिलाफ ये मुंडा लोगों ने जो है क्या किए? विद्रोह किए। इसी वजह से इसको हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो तो मैंने आपको बता दिया कि जमींदारी व्यवस्था जो थी, भू राजस्व व्यवस्था जो ट्रेडिशनल व्यवस्था चलती थी, उसको अंग्रेजों ने समाप्त किया, जिसका इन्होंने विरोध किया। लेकिन अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो ये जो शुरुआती परंपरा है, इस शुरुआती सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने जब खत्म किया तो इनको बहुत बुरा तो लगा, और बुरा लगा तो जो बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, बिरसा मुंडा ने इंटरफेयर भी किया बीच में। और शुरुआती जो इंटरफेयर था उनका, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, वो शुरुआती इंटरफेयर इनका काफी अहिंसक था, उसमें हिंसा वगैरह नहीं थी, ऐसा कोई मारझाड़ वाला विद्रोह नहीं था। लेकिन जब बात नहीं बनी तो फाइनली 1895 में ये विद्रोह, 1895 में ये जो विरोध है वो विद्रोह का रूप ले लेता है। 1895 में ये आंदोलन तेजी से पनप उठता है इस घटना के कारण, ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व स्वाभाविक सी बात है कि बिरसा मुंडा करते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ, ये के नेतृत्व में। अब ये तो हमने जान लिया कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है, और ये आंदोलन किसका है, और जिसका है वो कौन है, मुंडा कौन है, इनके बारे में जान लिया। लेकिन अब एक कैरेक्टर का नाम यहां पर आ गया है, बिरसा मुंडा। तो अब हमको बिरसा मुंडा जी के बारे में भी जानना होगा कि ये बिरसा मुंडा जी कौन है। थोड़ा सा पॉइंट उनके बारे में भी जान लेते हैं, तब आपको ये आंदोलन सही तरीके से समझ में आएगा। बिरसा मुंडा, आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना काफी रखता है, क्योंकि अभी ये चर्चा में भी काफी रहा है। बिरसा मुंडा जी की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1875 में हुआ था। इनका जन्म 1875 में, जो आपको मैंने बताया कि मुंडा जो क्षेत्र है, उसी मुंडा क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था 1875। जन्म की तिथि जो है वो क्या है? 15 नवंबर। 15 नवंबर। अब 15 नवंबर को यदि अगर आप याद रख रहे हैं तो यहां पर जरा एक बार नजर डालिए, ये नजर डालिए, 15 नवंबर वर्ष 2000, ठीक है। अभी इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको ध्यान रखेंगे कि 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ। युवा थे, तेजस्वी थे और धार्मिक थे ये। तो जन्म का जो इलाका है वो वही है, मुंडा इलाका मैंने बताया, जो कि छोटा नागपुर पठार के आसपास की जो इलाका है वहीं पर हुआ था।
अगर हम प्रारंभिक स्थिति देखें तो ये बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, धार्मिक हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं व्यक्ति, इनका नेचर जो है वो रिलीजियस है, धार्मिक नेता है। लेकिन धार्मिक होने के साथ साथ ये एकेश्वरवादी हैं। एकेश्वरवादी मतलब एक ईश्वर को मानने वालों में से। और वैसे अगर देखा जाए, अगर हम सामाजिक तौर पर, भारतीय सामाजिक तौर पर इनकी स्थिति देखें तो एक धार्मिक व्यक्ति तो है ही ये। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है, इन्हें धार्मिक नेता के तौर पर माना जाता है, लोकनायक कहते हैं लोग इन्हें, भगवान का दर्जा देते हैं लोग इन्हें। तो ये सब तमाम इनके पहचान है। बिरसा मुंडा जो है वो ये चाहते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो धार्मिक सुधार भी इन्होंने किए, धार्मिक सुधार भी किए। और इस धार्मिक सुधार में उनका एक आह्वान था जिसमें वो ये कहना चाहते थे कि जो भी आदिवासी लोग हैं वो अपने प्राचीन जो धार्मिक विश्वास हैं उसमें लौटें। तो इन्होंने एक धर्म का प्रचार किया जिस धर्म को बोलते हैं बिरसैत। ठीक है, इन्होंने बिरसैत नाम का नया धर्म चलाया, नया धर्म। और इस नए धर्म के प्रचार के तौर पर उन्होंने यही कहा कि हमें धार्मिक भटकाव में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें प्राचीन धार्मिक विश्वास जो हमारे हैं उनमें हमें लौटना चाहिए, उनमें हमें विश्वास करना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि हमें सिंगबोंग की पूजा करनी चाहिए। तो इनके जो धार्मिक जो देवता हैं उनको जो है उन्होंने सिंगबोंग कहा है, सिंगबोंग। ठीक है, सिंगबोंग की उपासना करें, सिंगबोंग की उपासना करने के लिए कहा गया इनके द्वारा। और इन्होंने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है, ईश्वर का प्रतिनिधि। हालांकि कहीं कहीं यह भी लिखा रहता है कि उन्होंने स्वयं को भगवान के रूप में रखा है धार्मिक सुधार के तौर पर, और लोगों ने इनके ऊपर विश्वास जताया, कई सारे लोगों ने इनके ऊपर जो है वो विश्वास जताना शुरू किया, आस्था इनके ऊपर प्रकट हुई, जिसमें उरांव जाति के लोग हैं, मुंडा जाति के लोग हैं, ये काफी ज्यादा आश्वस्त हुए और इन्हें जो है वो मतलब जो भी इनके जो अनुयायी थे, इनके जो अनुयायी हुए, अनुयायी जो थे उनके अनुयायी इन्हें धरती अब्बा के रूप में जानने लगे। धरती अब्बा, ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, धरती अब्बा के रूप में इनको पहचान मिली, यानी धरती के पिता। तो इन्होंने अपने आप को कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में या ईश्वर के रूप में इनकी पहचान होनी शुरू हुई। आप लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के रूप में इनको सुना होगा, वहां के लोग इनको भगवान के रूप में पूजते हैं, आज भी पूजते हैं। ठीक है, अब तो उनकी जयंती मनाई जाती है, जयंती के बारे में चर्चा करेंगे, लेक्चर के अंत में चर्चा करेंगे। अब इन्होंने ही, मैंने आपको जैसा कि बताया कि 1800, अब ये वाला जो दशक आप देखिए, ये 1895 में जब बहुत तेजी से विद्रोह हुआ, तो मैंने बताया उस समय आपको थोड़ी देर पहले कि इस विद्रोह की शुरुआत से पहले इस व्यवस्था के खिलाफ 1880 के दशक में अंग्रेजों से उन्होंने शांतिपूर्वक वार्ताएं भी की थीं। और शांतिपूर्वक वार्ता के तौर पर अगर हम देखें, जो सरदारी लड़ाई चल रही थी, जो मैंने आपको सरदारी लड़ाई के बारे में बताया था कि आगे चल करके ये सरदारी विद्रोह मुंडा विद्रोह या उलूखनी विद्रोह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सरदारी विद्रोह का कारण यही था शुरुआत में, ये वाला ये कारण था जिसके लिए उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से चर्चा करी, अंग्रेजों से जाकर के मिले, उनको उन्होंने याचिकाएं दी, ब्रिटिशर्स को याचिका लगाई वहां पर कि जो भी जनजातीय अधिकार हैं उन्हें ना छीने जाएं, जनजातीय अधिकारों की बहाली की उन्होंने मांग करी। लेकिन जो औपनिवेशिक सत्ता थी वो तो एकदम अंधानुकरण कर रही थी अपने विचारों का, अपने सपनों का, कि हम पूरे भारत को कैसे भी करके देख सकते हैं। तो उन्होंने इनकी जो इस मांग को जो है वो नजरअंदाज कर दिया। तो जो इनका एक प्रारंभिक अहिंसावादी जो स्वरूप है वो इतिहास में दब जाता है, क्योंकि शुरुआत में कहा तो नजरअंदाज करा ब्रिटिशर्स ने, तो इन्होंने समय व्यर्थ नहीं किया कि भाई जब बातों से बात नहीं बन रही तो अब हथियार उठाए जाए। तब जाकर के ये आप देख सकते हैं 1895 में ये विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हुआ।
अब इन्होंने जो विद्रोह शुरू किया था उसका जो मूल कारण है वो यही है, मतलब ये जो व्यवस्था है भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स की जो भू राजस्व व्यवस्था उसमें क्या कमी थी, उसमें कमी मैंने आपको पहले ही बताई। कमी यही थी कि जो स्थानीय जागीरदारी प्रथा थी आदिवासियों की, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था, और समाप्त करके आदिवासी जो जमींदार हुआ करते थे उन आदिवासी जमींदारों को डिग्रेड ऐसा कर दिया था, ऐसा पदोन्नत कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि अब वो जो है मजदूर के रूप में काम करने लगे। और फिर उसी के लिए जब इन्होंने अधिकारों की वापसी की मांग करी, अंग्रेजों ने नहीं माना, तो 1895 में विद्रोह हो गए। और इन्हीं विद्रोहों को, क्योंकि इसका नेतृत्व जो है वो बिरसा मुंडा ने किया था, इसलिए इसको बिरसा मुंडा विद्रोह या मुंडा विद्रोह के रूप में जानते हैं। अब इस विद्रोह की शुरुआत कैसे हो रही है, अगर हम विद्रोह की शुरुआत देखें तो मैंने आपको बताया यहां पर 1895 में इसकी शुरुआत हुई इस तरीके से, लेकिन 1895 में छिटपुट घटना के रूप में सामने आया था। 1899 में पहुंचते पहुंचते तक ये गंभीर स्थिति में आ जाता है, 1899 तक। 1899 में बिरसा मुंडा जी ने, वो उस समय जो क्रिसमस का जो त्योहार होता था, क्रिसमस का त्योहार के ठीक एक दिन पहले यानी शाम को, क्रिसमस की जो पूर्व संध्या है, क्रिसमस की पूर्व संध्या, इस दिन इन्होंने एक आदिवासी जनजाति सम्मेलन किया, और उसी सम्मेलन में इन्होंने घोषणा करी पूर्ण स्वशासन की। हमें अपनी जनजाति के लिए पूर्ण स्वशासन करना है, लेना है। और इसके लिए सिंहभूमि और रांची में इन्होंने विद्रोह का आह्वान कर दिया। सिंहभूमि और रांची, इन जगहों पर क्या कर दिया, विद्रोह का बिगुल बजा दिया, एकदम विद्रोह का आह्वान किया। अब जब ये विद्रोह का आह्वान हुआ तो ये विद्रोह एकदम खुला विद्रोह हुआ। पहले धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातचीत हो रही थी, 1895 में विरोध तेजी से बढ़ा और 99 में इसने विकराल रूप ले लिया। और इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जोश भरा लोगों के अंदर, कहा कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी, और इस लड़ाई में दिकुओं के खून से इस जमीन को लाल कर देंगे, हम ऐसे लाल कर देंगे जैसे लाल झंडा। तो ये जो जोरदार इनकी जो ये आवाज थी, इसमें बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे वो शामिल हो गए। अब यहां पे एक नाम आ रहा है दिकुआ, दिकू कहा जाता है जो गैर आदिवासी जो लोग हैं, जो हमारे संप्रदाय के नहीं हैं। तो ये आह्वान भी इसी समय किया गया, इसी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इन्होंने ये आह्वान किया है, जोश भरा है, ये आंदोलन की शुरुआत करी है। क्या कहा उन्होंने, मैंने बताया कि हमारी लड़ाई दिकुओं से होगी। दिकुओं का मतलब मैं आपको यहीं पर लिख दे रहा हूं, गैर आदिवासी, जो गैर आदिवासी हैं उनसे होगी उनके खून से या रक्त से हम अपनी धरती लाल कर देंगे, लाल कर देंगे जैसे कि लाल झंडा। इस तरीके का जोरदार तरीके का इन्होंने यहां से भाषण दिया। अब इस भाषण के बाद तो विद्रोह भाई तेजी से बढ़ गया। 5 जनवरी का दिन था, अब ये दिसंबर की बात है, 1899 में जनवरी की बात आ गई। 5 जनवरी सन 1900, 5 जनवरी सन 1900 को अगर हम देखें तो पूरा जो मुंडा विद्रोह था, पूरा जो मुंडा क्षेत्र था, संपूर्ण मुंडा क्षेत्र विद्रोह में शामिल हो गया, विद्रोह में शामिल हुआ।
तो ये काफी बड़े विद्रोह के तौर पर इसीलिए इसको महाविद्रोह की संज्ञा इसीलिए दी जाती है। तमाम सारी जनजातियां जो दूसरी थी वो भी इसमें फिर साथ देना शुरू कर देती हैं। इसमें स्त्रियां भी शामिल हो गई। सबसे बड़ी बात तो यह है स्त्रियां भी इसमें शामिल हुई। तो ये मतलब सब इसमें शामिल हो गए, सब अपनी जमीन की रक्षा के लिए, अपनी भूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। लेकिन ये जनवरी की शुरुआत आप देख सकते हैं, ये 5 जनवरी है, जनवरी का प्रारंभ है, लेकिन जनवरी के अंत तक, जनवरी के अंत आने तक, यहां पर काफी चेंजेस हमको देखने को मिले। ब्रिटिश सेना ने वहां पर एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं सैल रकेब पहाड़ी, सैल रकेब पहाड़ी। ये वहां पर सैल रकेब पहाड़ी पर अंग्रेजों ने, इस पहाड़ी पर इन मुंडा जो आदिवासी जो लोग थे इनको पूरी तरीके से घेर लिया और इस भयानक युद्ध में बिरसा जो है वो पराजित हुए। बिरसा इसमें क्या हुए? पराजित हुए। तो ये जनवरी तक, पूरी जनवरी तक महाविद्रोह जो है वो चलता रहा। 3 फरवरी 1900 को बिरसा जो है वो गिरफ्तार हुए। बिरसा गिरफ्तार, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, सिंहभूमि जगह से इनको गिरफ्तार किया गया था और उनको फिर कैद में कर दिया गया और फिर जून 1900 में इनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। इन्हें हैजा हो गया था, हैजा हो गया, इसके कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसके बाद ये आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ गया। तो ये जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह को इनकी कैद के द्वारा जो है वो दबा दिया गया। संघर्ष हुए, मृत्यु हो गई, लेकिन क्योंकि आदिवासियों ने जो ये जघन्य विद्रोह किया था, इससे अंग्रेज जो है ये भयभीत भी हो गए। ऐसा नहीं कि भयभीत नहीं हुए, एक बिरसा गया था, नया बिरसा आ सकता था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु के कुछ समय पश्चात, तकरीबन 1908 में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसको बोला गया छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम, ये पारित किया गया। और ये अधिनियम पारित करके जो आदिवासियों की जमींदारी को लेकर के जो मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया। साथ ही साथ जो बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी, वो बंधुआ मजदूरी को भी निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें जो आदिवासियों की जमींदारी की कुछ मांग एवं बंधुआ मजदूरी, ऐसे बल्कि लिख सकते हैं आप इसको, कुछ मांगों को स्वीकार किया गया एवं बंधुआ मजदूरी प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो ये जो है इस आंदोलन का, अगर हम देखें तो ये प्रभाव पड़ा, ये आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। तो अब इसमें ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सक्सेसफुल रहा ये आंदोलन, सफलता मिली इसमें। लेकिन जाते जाते एक अपडेशन इसमें आपको लेकर के जाना है। क्यों?
इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, इस समय इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप और रिसर्च करके और ध्यान से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कुछ विचार हों आपके तो उसको प्रकट जरूर करिएगा, पूछना चाहें तो कुछ पूछ सकिएगा। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि हाल ही में पिछले वर्ष 2022 में अगर हम देखें तो 15 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक दिवस की शुरुआत की गई, जो कि जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। ये मनाया जाना शुरू किया गया, प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, और प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर क्या है? 15 नवंबर आपको मालूम है ये बिरसा मुंडा का क्या है? जन्म दिवस है, जन्म दिवस। तो इसी अवसर पर ये जो जनजातीय गौरव दिवस है ये मनाया जाना शुरू किया गया है इनकी जयंती पर। और जनजातीय गौरव दिवस इसलिए भी मनाया जाना प्रारंभ किया गया है कि जो सांस्कृतिक विरासत हैं, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जो भी राष्ट्रीय गौरव है, वीरता जो है, और जो भारतीय आतिथ्य है, इन सब जो भारतीय जो मूल्य हैं इनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। और इन सब चीजों में, मतलब भारतीय गौरव में, भारतीय स्वाधीनता में, वीरता में, आतिथ्य में, संरक्षण विरासत के रूप में आदिवासियों का जो योगदान है, उनके जो प्रयास हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। तो इसका आयोजन अभी से शुरू हुआ है, आपने देखा, तो इसलिए भी ये आंदोलन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो अद्यतन रूप में हिस्ट्री का जो अद्यतन है वो आप इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमारी ख्याल से आप सब लोगों ने समझ लिया होगा, ध्यान से सबको समझ में भी आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि भाई 11 मार्च से ये बैच प्रारंभ हो चुका है। 11 मार्च से प्रारंभ हो चुका है, ये बैच हो चुका है, और इसमें एडमिशन अभी ओपन है। एडमिशन लेने के लिए आप विरद VIRADLIVE इस कोड का इस्तेमाल जरूर करिए, और करके आप इस कोर्स को 18,999 रुपए में पा सकते हैं मात्र। तो जरूर जो है आप इसको देखें और एडमिशन लें, ठीक है, जिससे कि आपको इसमें कोई असुविधा बाद में ना हो सके। बहुत अच्छी तरीके से बैचेस चल रहे हैं। इसमें मैं आपको इतिहास विषय लेकर के आऊंगा, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व इतिहास, इस तरीके की जो चीजें हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो आशा करते हैं हमारे साथ इस बैच में पढ़ने के लिए आप इसमें एडमिशन जरूर ले लेंगे, और इसके लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इस लेक्चर की PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपने किसी भी विचार को हमारे साथ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर इसी नाम से, विरद दुबे 01 नाम से प्रचारित कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी कोई भी परेशानी है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, virad.dube@studiiq.com। यहां पर आप ईमेल कर सकते हो, फेसबुक से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किसी से भी जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मुलाकात करेंगे अगले सत्र में अगले किसी विषय को लेकर के। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।